हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दृष्टि द विजन जो हिंदी मीडियम का है वह करंट अफेयर्स दो मैगजीन के रूप में देती है, जिसमें कई सारे मुख्य तथ्य यानी प्रमुख बिंदु दिया गया है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उसको हम आपको पता होना चाहिए कि हम एपिसोड के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो आज का जो एपिसोड है वह 18 एपिसोड है जो आपके बीच लेके आए हैं, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है, जिसमें एक टॉपिक देख चुके हैं और दूसरा टॉपिक है कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रमुख बिंदु है, इसके उपयोग किस तरह से किए जाते हैं और कार्बन डेटिंग का कार्य क्या है और कि अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं और कार्बन डेटिंग की सीमाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मैगजीन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसको भी हम साथ में लेके चलते हैं, एक एक क्वेश्चन करके। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आज का जो क्वेश्चन है कि भारत का पहला लिथियम सेल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश के खंडवा में, बी ऑप्शन है गुजरात के जामनगर में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। इसका आंसर क्या होगा हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो लेके आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है, क्या है चर्चा में। तो आप ये दे सकते हैं कि 3 स्टार है। ठीक है, तो जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो हमारे जीएस पेपर यानी यूपीएससी के जो जीएस पेपर 3 है उससे यह रिलेटिव टॉपिक है। तो आप इसको गौर से देखें, आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो ये मैगजीन का वीडियो आपके साथ अपलोड जो करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता ही होगा। अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो आपको बता दूं कि ये जो दृष्टि है, दृष्टि जो मतलब मैगजीन देती है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी माध्यम के लिए, क्योंकि कई सारे जो टॉपर्स हिंदी मीडियम के हुए हैं, जो यूपीएससी के या विभिन्न स्टेट पीसीएस के, उनका कहना है कि वह दृष्टि जो मैगजीन अपलोड देती है उनका वह रेगुलर पाठक रहा है और उसके एग्जाम भी उसे बहुत ही यह महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि सभी बच्चे के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिनके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है उसको हम यूट्यूब पे इसका हर एक टॉपिक को मतलब जैसे इसको पढ़ कर, ठीक है, आपके सामने में लेके जाए, जिससे आप भी इसके रेगुलर पाठक बन सके। ठीक है, तो चलिए कार्बन डेटिंग के बारे में जानते हैं कि हाल चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में वाराणसी की एक जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पाए जाने वाले विवादित ढांचे की कार्बन डेटिंग करने की याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक है, ये टॉपिक चर्चा में है। तो कार्बन डेटिंग के और अच्छे से समझने के लिए ये किस तरह से काम करते हैं, तो इससे जो संभावित जो प्रश्न है वो जो बनता है उसको देख लेंगे तो ये टॉपिक को समझने में और आसानी होगा। तो क्या है कि कार्बन जो संभावित प्रश्न है, कार्बन डेटिंग को परिभाषित करते हुए इसके महत्व और सीमाओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि जो क्या है कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है। दूसरा पॉइंट है कि दूसरे शब्दों में कार्बन डेटिंग प्राचीन स्थलों से जीवाश्मों और पुरातात्विक कलाकृतियों की आयु का अनुमान लगाने की एक विधि है। यह उन कार्बनिक पदार्थों की आयु या तिथि निर्धारित करने की एक विधि है जो कभी जीवित थे। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन सी है। तो कार्बन जो 14 है विधि का विकास अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी जो थे विलार्ड एफ लिब्बी द्वारा वर्ष 1946 के आसपास किया गया था। जो इनका विकास है कार्बन 14 का। सजीवों में विभिन्न रूपों में कार्बन उपस्थित होता है। डेटिंग पद्धति इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन 14 जिस C14 रेडियोधर्मी है और उचित दर पर इसका क्षय होता है, जो सर्वविदित है। कार्बन 14 कार्बन का समस्थानिक है जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। ठीक है, उसके बाद है कि वायुमंडल में कार्बन का सबसे प्रचुर समस्थानिक कार्बन 12 है, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये प्रीलिम्स व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि जब जीवित चीजें
जैसे पौधे या जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उनके द्वारा जमा किया गया रेडियो धर्मी कार्बन का रूप बदलना शुरू हो जाता है। अब इसके उपयोग किस तरह से किया जाता है, तो यह 500 से 50,000 है ना वर्ष पुराने जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की डेटिंग की एक बहुमुखी तकनीक साबित हुई है। इस विधि का उपयोग व्यापक रूप से भूवैज्ञानिकों, मानव विज्ञानी, पुरातत्वविदों और संबंधित क्षेत्रों में जांचकर्ताओं द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग का कार्य क्या है, तो वायुमंडल में कार्बन का सबसे प्रचुर समस्थानिक कार्बन 12 है। कार्बन 14 की भी बहुत कम मात्रा मौजूद होती है, ठीक है, मतलब वायुमंडल में। वातावरण में कार्बन 12 से कार्बन 14 का अनुपात लगभग स्थिर और ज्ञात है, वो वैज्ञानिक लोग को पता होगा। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना कार्बन प्राप्त करते हैं, जबकि जानवर इसे मुख्य रूप से भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। चूंकि पौधे और जानवर अपना कार्बन वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, वे कार्बन 12 और कार्बन 14 को भी लगभग उसी अनुपात में ग्रहण करते हैं जितना कि वातावरण में उपलब्ध है। जब पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं तो वातावरण के साथ उनका संपर्क खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट है कि चूंकि कार्बन 12 स्थिर है और रेडियोधर्मी कार्बन 14 लगभग 5,730 वर्षों में अपने आप में आधा रह जाता है, जिसे इसका आधा जीवन या हाफ लाइफ कहा जाता है। दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, समझा नहीं कुछ रहे, तो हमारे ये पढ़ने का ये मतलब है कि वीडियो शॉर्ट हो, जिससे आप लोग आसानी से जल्दी देख सके और इसको सुन करके आप खुद एनालाइज करें, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये जो रहेगा तो आप तो खुद पढ़ेंगे, उसको एनालाइज खुद से करेंगे, तो आपके पास उपलब्ध नहीं होने की वजह से हम बस आप तक पहुंचाने की कोशिश करें अपनी आवाज़ से और जो लिखा हुआ है वो, ठीक है, जिससे आप लोग खुद सुन करके, देख करके इसको एनालाइज करें, खुद शॉर्ट नोट्स बनाएं, है ना। इसलिए किसी पौधे या जानवर के नष्ट होने के बाद इनके अवशेषों में कार्बन 12 से कार्बन 14 के बदलते अनुपात को मापा जा सकता है और इसका उपयोग जीवन की मृत्यु के अनुमानित समय को निकालने के लिए किया जा सकता है। कार्बन 14 कार्बन का एक कमजोर रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जिसे रेडियो कार्बन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि कार्बन डेटिंग की सीमाएं कौन कौन सी है। तो हालांकि अत्यंत प्रभावी कार्बन डेटिंग को सभी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से इसका उपयोग निर्जीव चीजों की उम्र निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जैसे कि चट्टानें आदि। कार्बन डेटिंग का उपयोग 60,000 वर्ष से अधिक पुराने नमूनों के लिए नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आधे जीवन से 8 से 10 चक्र पार करने के बाद कार्बन 14 की मात्रा लगभग नगण्य हो जाती है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड में लोग हल्ला कर रहे हैं, इसके लिए, है ना। इसी कोशिश में हम कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाने की अच्छे से कोशिश करें आवाज को। कार्बन डेटिंग केवल कुछ सामग्रियों पर की जा सकती है, इसलिए तलछटी चट्टानों की उम्र निर्धारित करने के लिए उपयोगी नहीं है और कार्बन डेटिंग की विधि निषेधात्मक रूप से महंगी हो सकती है। इसके अलावा लिए गए नमूने अन्य कार्बन युक्त सामग्री से दूषित हो सकते हैं। अगला पॉइंट है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से प्राप्त तिथियां अचूक नहीं हैं, अर्थात सामान्य तौर पर एकल तिथियों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार कई नमूनों को एकत्र करने और दिनांकित करने की आवश्यकता है। अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो निर्जीव वस्तुओं की आयु की गणना करने के अन्य तरीके हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग का उपयोग कुछ निश्चित परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष तरीके से भी किया जा सकता है, जिसमें पॉइंट है कि उदाहरण के लिए हिमनदों और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के कोर की उम्र जानने के लिए भी कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ऐसा बर्फ की चादरों के अंदर फंसे कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का अध्ययन करके निर्धारित किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं की आयु की गणना करने के लिए अन्य तरीके हैं, जिनमें से कई कार्बन डेटिंग के समान सिद्धांत पर आधारित है। इन्हें रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि इनमें से कई में अरबों वर्षों के हाफ लाइफ वाले तत्व शामिल हैं, जो वैज्ञानिकों को बहुत पुरानी वस्तुओं की आयु का मजबूती से अनुमान लगाने में सक्षम बनाते हैं। अगला पॉइंट है कि चट्टानों की कार्बन
डेटिंग करने के लिए आम तौर पर दो तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, पोटासियम आर्गन डेटिंग और यूरेनियम थोरियम लेड डेटिंग। जिसमें पॉइंट है कि पोटासियम का रेडियोधर्मी समस्थानिक आर्गन में बदल जाता है और उनके अनुपात की उपस्थिति से चट्टानों की उम्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि यूरेनियम और थोरियम में कई रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं और ये सभी स्थिर लेड परमाणु में बदल जाते हैं। अगला पॉइंट है कि वस्तु में मौजूद इन तत्वों के अनुपात को मापा जा सकता है और उसकी उम्र के बारे में अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं? तो कार्बन डेटिंग तकनीक का आधुनिक दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और यह 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक रही है। कोई अन्य वैज्ञानिक पद्धति न केवल उसके वर्तमान के बारे में बल्कि हजारों साल पहले हुई घटनाओं के बारे में भी मनुष्य की समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाने में कामयाब नहीं हुई है। अगला पॉइंट है कि कार्बन डेटिंग वह तकनीक है जो पुरातत्वविदों, वैज्ञानिकों और अन्य मानव विज्ञानों द्वारा सिद्धांतों को सिद्ध या खंडित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जा सकती है। अगला पॉइंट है कि भूविज्ञान, भौतिकी, जल विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, पूरा जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और यहाँ तक कि बायोमेडिसिन में वर्षों से कार्बन डेटिंग के अनुप्रयोग हैं। तो इस तरह से यह आज का टॉपिक रहा और क्वेश्चन हम देख चुके हैं दोस्तों। सॉरी कि आज बैकग्राउंड में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हल्ला होने लगा था, इसके लिए अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा रुक रुक कर देखने की कोशिश करें। जो हमने शुरू में क्वेश्चन को देखे थे ऑब्जेक्टिव, उसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वह कि भारत का जो पहला लिथियम सेल संयंत्र किस राज्य में स्थापित है, तो इसका आंसर बी है। यहाँ भी आंसर देख सकते हैं, बी आंसर, ठीक है, कि गुजरात के जामनगर में जो है लिथियम सेल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी करें और लाइक भी कर दे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि हमें लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो रेगुलर वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।